गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुलायम सिंह यादव आज आपके लिए लेके आया हूँ एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी 29 सितंबर की जो एग्जाम है उन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं अपने इस वीडियो को इस क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ये क्लास ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके। दोस्तों यहाँ पर अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में कौन सा उर्वरक सबसे पहले बनाया गया है? तो भारत के अंदर सबसे पहले कौन सा फर्टिलाइजर तैयार किया गया है उस फर्टिलाइजर की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यूरिया, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका डीएपी, ऑप्शन नंबर 3 है एसएसपी और ऑप्शन नंबर 4 है आपका अमोनिया सल्फेट। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इन फर्टिलाइजर में भारत में सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला जो फर्टिलाइजर है वो कौन सा है? आपका यूरिया है। लेकिन सबसे पहले बनाया गया जो फर्टिलाइजर है वो इंडिया के अंदर वो कौन सा है? आपका सिंगल सुपर फास्फेट। यहाँ सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ फास्फोरस की मात्रा कितनी है? 16। और यहाँ पर देखिएगा जो सल्फर है वो कितना है? 12। बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है एसएसपी में सल्फर की मात्रा बताइए। तो दोस्तों यहाँ एसएसपी में सल्फर की मात्रा कितनी है? आपका 12%। एसएसपी में फास्फोरस की मात्रा कितनी है? आपके 16%। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित राइजोबियम स्पीसीज में से तने पर गांठें बनाने वाली स्पीसीज है। यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको यह कहना चाह रहा है कि निम्न में से जो राइजोबियम की प्रजातियां हैं इनमें से कौन सी स्पीसीज ऐसी है जो तने पर गांठ बनाने वाली स्पीसीज है। इसमें एक आता आपका साइनोबैक्टीरिया है, ब्रेडी राइजोबियम है, एजोराइजोबियम है और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर ऑप्शन नंबर जो 3 है एजोराइजोबियम होता है। एजोराइजोबियम क्या होता है? दाल वाली फसलों की जो गांठें बनाने वाली स्पीसीज है उनमें ये सम्मिलित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या है? इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जिप्सम के सबसे ज्यादा भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर अपन बात करेंगे जिप्सम की। जिप्सम मोस्टली आपने देखा होगा सारे मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है जिप्सम का CaS4, ये आपके जिप्सम का फॉर्मूला होता है जिसके अंदर क्या होता है? आपका कैल्शियम होता है और एक क्या होता है? आपका सल्फर होता है। तो अपन बात करते हैं ये भारत में सबसे ज्यादा इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है। और राजस्थान की भी बात करें तो आपने देखा होगा जैसे हनुमानगढ़ है आपका, इसके अलावा जैसे आपका नागौर है, इसके अलावा जैसे आपका बीकानेर है। तो राजस्थान के हनुमानगढ़, नागौर और बीकानेर में जिप्सम का बहुत बड़े क्षेत्र पे प्रोडक्शन होता है। इसलिए यहाँ पर जिप्सम सबसे ज्यादा भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये आपके जिप्सम के जो सर्वाधिक भंडार है वो कहां पर पाए जाते हैं? दोस्तों राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर डिस्कस करते हैं। उर्वरक नियंत्रण आदेश कब पारित हुआ? तो देखिएगा उर्वरक नियंत्रण जो आदेश है इसके पारित होने की जो है, एक आता है 1947 में, 1905 में, 1957 में और एक आता है आपके 1929 में। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा आपके उर्वरक नियंत्रण जो आदेश है ये आपके 1957 के अंदर क्या है? पारित हुआ है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे ज्यादा लवण सहन करने वाली घास कौन सी है? निम्न में से आपके सामने 4 घासें दी गई है। इन 4 घासों में से आपको सबसे ज्यादा जो लवण सहन करने वाली जो घास है उस घास का नाम बताना है। पहला आता है आपका करनाल घास है, सेकंड है रोडस घास है, नंबर 3 है आपका दूब घास है और एक आता है दोस्तों आपका पैरा घास। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन चारों घासों में सर्वाधिक लवण सहन करने वाली जो घास है उस घास का नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो करनाल घास है, करनाल घास क्या है? सबसे ज्यादा लवण सहन करने वाली यहाँ पर घास है। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिएगा इंपोर्टेंट घास है ये। उसके बाद में अपन बात करेंगे इंडिया में लाल मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, जब हमने सोइल पढ़ा, सोइल का डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा, तो सोइल के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपन बात करते हैं जैसे राजस्थान के अंदर सैंडी सोइल होती है, इंडिया के अंदर सर्वाधिक एलुवियल सोइल होती है। तो उसी प्रकार जो इंडिया है, इंडिया के अंदर लाल मृदाएं कहाँ पर पाई जाती है? तो यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। तो एक देखिएगा दोस्तों राजस्थान में जो कि नहीं है
उसके बाद में तमिलनाडु, बिल्कुल यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर क्या है, लाल मृदाएं पाई जाती है, बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश इसके क्या है, आंसर नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा लाल जो मृदाएं हैं, लाल मृदाएं कहाँ पर पाई जाती है, आपके लाल मृदाएं आपके तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी है ये इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, चुकंदर किस पोषक तत्व का सूचक होता है। तो जो चुकंदर है, चुकंदर की बात करेंगे, चुकंदर किस पोषक तत्व का सूचक होता है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, आपने देखा होगा चुकंदर की बात करते हैं, चुकंदर जो आपका सोडियम है, सोडियम का क्या होता है, सूचक प्लांट होता है। यहाँ पर 7 का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, सोडियम। ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका। उसके बाद में देखिएगा ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रॉप लॉगिंग किस फसल में काम में ली जाती है। तो मोस्टली जो क्रॉप लॉगिंग होता है, फसल का जो गिरना है, फसल के गिरने की जो क्रिया है वो मोस्टली किस फसल में होती है आपके। तो क्रॉप लॉगिंग जो है आपके, एक है आपका गन्ना है, एक आपका बाजरा होता है, गेहूं है, आलू है। तो यहाँ पर जो क्रॉप लॉगिंग है वो मोस्टली किसकी फसल में होती है, आपके गन्ने की फसल में। इसलिए आपका जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपका जो पहला ऑप्शन है गन्ना है, ये बिल्कुल भी इसका राइट आंसर है। देखिएगा दोस्तों, लगातार मैं डेली आपके लिए कुछ एग्रीकल्चर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आपकी क्लास लेके आता हूँ। और अपना जो अराइज स्टडीज यूट्यूब चैनल है, जितने भी जो मेरे दोस्त हैं जो जेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो अराइज स्टडीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर जो एग्रीकल्चर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज में डेली डाल रहा हूं। इन क्वेश्चनों को आप देखेंगे ताकि 29 तारीख की जो आपकी एग्जाम है, 29 तारीख की एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नोटिस कीजिएगा, देखिएगा, अपनी नोटबुक के अंदर इसके क्वेश्चनों को लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करते हुए सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर अपना 9 है, मृदा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो मृदा है, मृदा में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है उसकी बात करेंगे। तो अपन बात कर रहे थे, जैसे ये आपका जैसे सॉइल है, तो सॉइल के अंदर अपन बात करते हैं, जैसे 78% जो भाग है उसके अंदर क्या पाया जाता है, आपके यहाँ पर नाइट्रोजन पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा मृदा में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कितनी है आपकी, 78% है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा होगा मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होने के बावजूद फिर भी अपन फसलों में क्या करते हैं, नाइट्रोजन देते हैं यूरिया के माध्यम से या और किसी फर्टिलाइजर के माध्यम से। तो इसका कारण है कि ये आपका जो 78% जो नाइट्रोजन है ये सोल्यूबल कंडीशन में नहीं पाई जाती, और जो अपने प्लांट है डायरेक्ट इसको सीधा यूज नहीं कर सकते। इसलिए फिर भी अपन इतनी नाइट्रोजन होने के बावजूद बारी बारी से नाइट्रोजनदारी उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है उसका ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट आंसर है। एक देखेगा मृदा में जो मृदा है, मृदा के अंदर यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा दोस्तों, मृदा वायु में CO2 का कितना परसेंटेज होता है। जो मृदा वायु होता है, मृदा वायु के अंदर जो CO2 है, CO2 की सांद्रता की बात करेंगे तो मृदा वायु में CO2 की सांद्रता जो है वो देखिएगा, एक है आपका 79.2 है, एक है 0.03 है, एक है 0.25 है और एक आता है आपका 20.5। ठीक है, तो यहाँ पर मृदा जो वायु है, मृदा वायु के अंदर CO2 की जो सांद्रता है, देखो यहाँ पर यदि 0.3 होता तो वो एग्जैक्टली उसका आंसर माना जाता। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके 0.03 है, तो ये तो क्या है, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर देखिएगा पॉइंट जो है 0.25 है, इसको यहाँ पर राइट आंसर देना होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर है। मृदा के अंदर बेसिकली क्या है, 0.3% आपकी CO2 पाई जाती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के आधार पे 0.25% जो CO2 है उसको राइट आंसर करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपके 11 है, विशिष्ट उष्मा निम्नलिखित में से किसकी सबसे ज्यादा होती है। तो देखिएगा दोस्तों, विशिष्ट जो उष्मा होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है। तो अपन बात करेंगे, जैसे एक आता आपका सैंडी सोइल आता है, सिल्ट आता है, मृत्तिका आती है और एक आता है उमस आता है। तो मैं दोस्तों बताना चाहूंगा विशिष्ट उष्मा सबसे ज्यादा जो होती है वो किसकी होती है, आपके ह्यूमस की होती है। इसलिए 11 जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑप्शन नंबर डी है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपके,
पहाड़ी मिट्टियां साधारणतः होती है। तो जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर पाई जाने वाली जो मिट्टियां होती है वो साधारणतः कैसे होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टियों में ऑप्शन नंबर 1 है आपका अम्ल, एक आता है क्षार, उदासीन और एक होता है लवण। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, वहां की जो मिट्टियां हैं अम्लीय होती है, और वहां पर जैसे क्या होता है जो क्षार होता है पानी के साथ क्या होता है नीचे के एरिया में आ जाता है, इसलिए वहां पे जो कौन सी सोइल है अम्लीय मृदा वहां पर पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका ए, अम्लीय मृदा। नेक्स्ट देखिएगा, यूरिया में बायोरेट की मात्रा कितने प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? देखो अपन बात करते हैं अतिरिक्त टेम्परेचर के कारण यूरिया में एक अवसादन प्राप्त होता है या अवसादन पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका नाम है बायोरेट। तो अपन यहाँ पर बात करेंगे यूरिया में बायोरेट की जो मात्रा है वो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूरिया में बायोरेट से फसलों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिएगा दो ऑप्शन में कंपटीशन है, एक है आपके 1.5 है और दूसरा क्या है आपके 2 है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर आपका जो 1.5 है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। यदि यूरिया में बायोरेट की मात्रा 1.5% से ज्यादा होती है तो वो क्या होता है फसलों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल क्या है आपके राइट आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है आपके, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर डिस्कस करते हैं दोस्तों। उर्वरक जिसमें कैल्शियम आयन पाए जाते हैं किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं होते? तो आपने देखा होगा जो क्लोराइड युक्त जो फर्टिलाइजर होते हैं वो आपका सोलेनेसिकुल होता है, उसके लिए बेस्ट नहीं होते। तो यहाँ पर जैसे गन्ना है, आलू है, गेहूं है, अरहर है, तो आलू देखिएगा ये आपके सोलेनेसिकुल से है, इसलिए क्लोराइड आयन इसके लिए उपयुक्त नहीं होते। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो इंपोर्टेंट आंसर होगा वो क्या होगा आपका आलू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, मूंग के बीजों दानों को रात भर भिगोकर उगे हुए खाने से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? देखो यहाँ पर अपन बात करेंगे मूंग, या आपने देखा होगा चने के ऊपर भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चने के बीजों को, मूंग के बीजों को रात भर भिगोकर वो जर्मिनेटेड हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, तो उसके बाद में खाने से कौन सा विटामिन अपने को प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है, विटामिन जो सी होता है वो उसमें जनरेट होता है, और भिगे हुए जो मूंग है आपके चना है उनको खाने से विटामिन ए की पूर्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा दोस्तों, धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? बहुत बारी बारी ये क्वेश्चन आता है आपके। तो धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन नंबर जो 16 है, मीथेन है, CO2 है, NH3 है, H2S है। यहाँ अपन बात करते हैं जो मीथेन है इसका फॉर्मूला क्या है? CH4 है। तो धान के खेतों से निकलने वाली जो गैस है वो कौन सी है? मीथेन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, मृदा का स्थायी गुण कौन सा है? जो मृदा है, मृदा का जो स्थायी गुण है वो कौन सा है? तो मृदा के स्थायी गुण की अपन बात करेंगे। मृदा का स्थायी गुण है उसके अंदर एक आता है मृदा उर्वरता। तो अपन बात करेंगे मृदा उर्वरता की डेफिनेशन क्या होती है कि मृदा की जैविक, भौतिक व रासायनिक शक्ति के योग को मृदा उर्वरता कहा जाता है। तो ये तो क्या इसका परिवर्तनशील गुण है, कभी बदलता रहता है, कम होती रहती है, ज्यादा होती रहती है, इसलिए ये तो नहीं है। एक होता है मृदा विन्यास, जो आपके मृदा कणाकार होता है। मैंने जब आपको सॉइल टेक्सचर पढ़ाया, सॉइल टेक्सचर के अंदर बताया मैंने ये मृदा के स्थायी गुण होते हैं, और किसी भी प्रकार की कृषि क्रिया करने के कारण है ना मृदा के कणों के आकार में कोई इफेक्ट नहीं आता, इसलिए ये स्थायी गुण है, ये इसका राइट आंसर होगा। एक आता है मृदा संरचना है, मृदा संरचना के बारे में बात करेंगे। कृषि क्रियाओं के द्वारा मृदा संरचना को बदला जा सकता है, मृदा का पीएच भी आगे पीछे होता रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो क्या है राइट आंसर है। भारत में कौन सी फसल में सबसे ज्यादा दवाओं का उपयोग किया जाता है? सीधी सी बात यह है, कल भी इसके बारे में डिस्कस चला, लैंग्वेज थोड़ी चेंज हुई। तो भारत में सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड का जो प्रयोग है वो मोस्टली किस जो क्रॉप है उसमें किया जाता है? जैसे यहाँ पर आपका धान है, कपास है, तिलहनी है, दलहनी है। तो भारत में सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड का जो प्रयोग है वो कपास के अंदर किया जाता है। कल अपन इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि कुल इंसेक्टिसाइड का 54% जो यूज है वो अकेले मात्र कपास की क्रॉप के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका जैसे 19 है, निम्न में से किस पौधे फसल की जड़ों में गांठें नहीं बनती? आपके पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे दाल वाली फसलों की जड़ों के अंदर
एक राजमा की फसल को छोड़कर सभी फसलों के ग्रंथियों के अंदर गांठें बनती है। तो यहाँ पर देखिएगा जो राजमा है, राजमा की जो जड़ें हैं उनमें ग्रंथियां नहीं बनती, इसी कारण यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होते। तो 19वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखिएगा, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा किस पौधे फसल के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पर 120 किलोग्राम जो नाइट्रोजन की मात्रा किस पौधे या किस फसल के लिए आवश्यक है? अरहर, मोठ, लोबिया, राजमा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, ये सभी फसलें क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, इसलिए ज्यादा यहाँ पर नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती। राजमा नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता, इसलिए यहाँ पर इसके लिए 120 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो 20 नामक क्वेश्चन है, उसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 में देखिएगा, सोयाबीन के दानों में पाया जाता है। तो जो सोयाबीन के दाने हैं, सोयाबीन के दानों के अंदर क्या पाया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी अपन इसको गलत कर देते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे एक होता है, जैसे सोयाबीन के दानों में एक ऑयल होता है और एक होता है इसमें प्रोटीन। ऑयल की बात करेंगे 20% होता है, और प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन कितना होता है इसमें 40। तो यहाँ पर देखिएगा 20% तेल और 20% प्रोटीन, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। 40% तेल और 40% प्रोटीन, ये भी गलत हो गया आपके। उसके बाद में 40% तेल व 20% प्रोटीन, ये भी आपका गलत है। और यहाँ 20% तेल और 40% प्रोटीन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है इसका राइट आंसर है। यहाँ पर ऑयल परसेंटेज कितना है आपका? 20%, और यहाँ पर आपका प्रोटीन परसेंटेज दोस्तों कितना है आपका? 40%। तो ये आपका 21 के अंदर ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है इसका राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है, मृदा में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो मृदा में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व की अपन बात करेंगे, तो मृदा में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? यहाँ O2, Fe, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो यहाँ पर देखिएगा जो ऑक्सीजन है मृदा में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट्स है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका जो 22 था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, मृदा में कार्बन किसका सूचक होता है? मृदा में कार्बनिक कार्बन जो है ये किसका सूचक होता है? तो दोस्तों यहाँ पर मृदा में कार्बन किसका सूचक होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उपलब्ध नाइट्रोजन का, उपलब्ध फास्फोरस का, उपलब्ध पोटास का, उपलब्ध मैग्नीशियम का। तो यहाँ 23 के अंदर अपन बात करेंगे उपलब्ध जो नाइट्रोजन है, उपलब्ध नाइट्रोजन का क्या है ये सूचक है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या है इसका राइट आंसर है। 24 के अंदर देखिएगा, गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? तो जो गन्ना है, गन्ने के पुष्पक्रम को एरो, अम्बेल, स्पेडिक्स और बाली। यहां पर देखिएगा गन्ने में एरोविंग स्टेज आती है। एरोविंग स्टेज का मतलब है पुष्पन आने का जो समय है उस समय को अपन क्या बोलेंगे? एरोविंग स्टेज। इसलिए गन्ने के पुष्प को क्या कहेंगे अपन? एरो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर है। 25 क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान पे होती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान पे होती है? एक आता है मौसिनराम, चेरापूंजी, अंडमान और गोवा। आपने देखा होगा दोस्तों, पहले बचपन में थे तो वहां पर अपन बात करते थे कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी। तो यहाँ पर चेरापूंजी, मौसिनराम, तो ये पहले दे रखा है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वर्षा है मौसिनराम। आपको मैं बता दूं, जैसे एक है आपके राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर कितनी वर्षा होती है? आप इंडिया है, इंडिया के लिए कितनी वर्षा होती है? और इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्षा है कितनी मात्रा होती है? तो आपको दोस्तों मैं बताना चाहूंगा 575 mm जो वर्षा है वो राजस्थान के अंदर होती है। इसके अलावा 1190 mm जो वर्षा है वो कहाँ होती है? आपके इंडिया में होती है। और इंटरनेशनल लेवल पे विश्व की अपन बात करेंगे तो 997 mm, या इसको अपन 100 सेंटीमीटर के नाम से भी इसको कह सकते हैं। तो ये विश्व की जो वार्षिक वर्षा है 997 mm या 100 सेंटीमीटर, इंडिया में 1190 mm या 120 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 57.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो यहाँ पर मौसिनराम भारत के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। 26 के ऊपर आते हैं,
मूंगफली में अंतः जुताई कब नहीं करनी चाहिए? देखो दोस्तों, मूंगफली के अंदर क्या होता है, जैसे आपके पेगिंग आना स्टार्ट हो जाता है। पेगिंग की अपन बात करेंगे, अधिकलन जो खूंटी अवस्था है वो आना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद में अंत जो जुताई है वो क्रिया बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो पैग स्टार्ट होती है, सुई बनने की क्रिया स्टार्ट होती है। तो सुई बनने की क्रिया स्टार्ट होती है तो वहां पर क्या होता है कि आपने जैसे खरपतवार को हटाने का प्रयास किया, अंत जुताई करने का प्रयास किया, तो पैग वहां पर डिस्टर्ब होती है, इसलिए प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है। इसलिए आपके 26 नंबर का जो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, कौन सा तेल हृदय रोगियों के लिए अति उत्तम होता है? तो कौन सा तेल हृदय रोगियों के लिए अति उत्तम होता है, यहां पर अपन बात करेंगे। जैसे पहले भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है। तो आपने देखा होगा सूरजमुखी है, अलसी है, कुसुम है। तो इनका तेल जो होता है ये क्या होता है, अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसीलिए क्या होता है, हृदय रोगियों के लिए बेस्ट इसको माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए सबसे सर्वोत्तम होता है। 28 के अंदर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? यहां पर दे रखा है आपको फसल, यहां पर दे रखा है बीज दर किलोग्राम पर हेक्टेयर। यहां गेहूं दे रखा है, गेहूं की बीज दर 100 केजी बिल्कुल राइट है। उड़द है 20 केजी, ये भी बिल्कुल राइट है। मक्का है 18 केजी, ये भी बिल्कुल राइट है। और सरसों के अंदर दे रखा है 10 केजी, जो कि क्या है, गलत है। सरसों की जो सीड रेट होती है दोस्तों वो होती है आपके 5 से 6 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये बिल्कुल क्या है, इसका राइट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका 29 के ऊपर अपन बात करेंगे, संकर चावल का विकास सबसे पहले किस देश में 1976 के अंदर किया गया? तो दोस्तों आपका जो हाइब्रिड राइस है, हाइब्रिड राइस की अपन बात करेंगे, या आपके चीन के अंदर इसको 1976 के अंदर तैयार किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड राइस जो है वो चीन के अंदर 1976 के अंदर तैयार किया गया, इसलिए 29 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है आपका चीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30, गोल्डन राइस का विकास इंगोपोर्ट्रिक्स ने किया था, इसमें कौन सी विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? तो यहां पर बात करेंगे, गोल्डन राइस का विकास इंगोपोर्ट्रिक्स ने किया था, इसमें कौन से विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? तो गोल्डन राइस जो इंगोपोर्ट्रिक्स के द्वारा तैयार किया गया जो प्लांट था, इसके अंदर को क्या होता है, ये विटामिन ए की अधिकतर मात्रा पाई जाती है, विटामिन ए की वहां पर अधिक मात्रा होती है। तो आपका जो गोल्डन राइस है इसकी क्या विशेषता है, सुनहरा चावल जिसको बोलते हैं, इसमें विटामिन ए की अधिक मात्रा पाई जाती है। आलू का उद्गम स्थान है, तो जो आलू है, आलू का ओरिजिन पैलेस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो जो आलू है, आलू का ओरिजिन पैलेस है, पहला है चीन दे रखा है आपके ऑप्शन फर्स्ट के अंदर, ऑप्शन फर्स्ट चीन है, दक्षिणी अमेरिका है, उष्ण अमेरिका है, अफ्रीका है। तो यहां पर देखिएगा भाई, दक्षिणी अमेरिका आंसर किया जाए या उष्ण अमेरिका आंसर किया जाए, तो इसमें से ज्यादा बेटर जो है वो कौन सा है आपका, दक्षिणी अमेरिका है, इसलिए 31 के अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद अपन बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, सोयाबीन का उद्गम स्थल कौन सा है? बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोयाबीन है, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चीन, अमेरिका, भारत और अफ्रीका, तो इन चारों ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर निकल के आता है वो क्या है दोस्तों, चीन है, इसलिए 32 नामक क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, चीन जो है वो आपके सोयाबीन का ओरिजिन पैलेस है। नेक्स्ट देखिएगा 33 के अंदर अपन बात करेंगे, 33 के अंदर आते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में गन्ने की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो देखिएगा, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में काफी अंतर है। खेत के अंदर कुल जो प्रोडक्शन मिला है, उत्पादन मिला है, जितना अपने को मिला है वो क्या है, उत्पादन है। और एक होता है प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता है, उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो प्रोडक्शन कहाँ होता है, आपके उत्तर प्रदेश में, और प्रोडक्टिविटी जो है वो कहाँ होती है आपके दोस्तों, तमिलनाडु में। तो भारत के अंदर जो गन्ने का सर्वाधिक जो प्रोडक्टिविटी है वो है आपके तमिलनाडु के अंदर है, इसीलिए वहां कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर आपका शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट वहां पर स्थापित किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 34 जो क्वेश्चन है, सरसों के फल को कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बारी बारी से क्वेश्चन आ रहा है।
तो जो सरसों है, सरसों के फल को कहा जाता है फली, दाना, सिलिक्वा, कैरियोप्सिस। तो यहां पर देखिएगा सरसों का जो फल है उसको सिलिक्वा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद में डिस्कस करेंगे, एक आता है 35 है, आलू है। तो यहां पर जो आलू है, आलू क्या है, रूपांतरित तना, रूपांतरित जड़, पत्ती और फूल। तो आपको दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जो आलू है, आलू क्या है, आपका स्टेम का भाग है, ये एक क्या है, रूपांतरित स्टेम है। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 में उबड़ खाबड़ टीलों में सिंचाई की मुख्य विधि कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ उबड़ खाबड़ टीलों के अंदर सिंचाई की जो मुख्य विधि है उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। वो है जैसे बाढ़ सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई और एक अंतर स्तर सिंचाई। तो उबड़ खाबड़ टीलों में सिंचाई की जो मुख्य विधि है वो कौन सी, आपका स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है, फव्वारा विधि है, वो क्या है, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के लिए सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। इसलिए 36 के अंदर ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, चने का मुख्य कीड़ा कौन सा है। चने के मुख्य कीड़े के बारे में बात करेंगे। चने का जो मुख्य कीड़ा है वो कौन सा है, एक आता है आपका फली छेदक, कटवालाट, चेपा और इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा चने का जो मुख्य कीड़ा है वो कौन सा, आपका पोड बोरर, फली छेदक, जिसको चने की सुंडी के नाम से भी जाना जाता है। तो 37 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, आपका फली छेदक। आपको मैंने कल की क्लास के अंदर बताया था इसको नष्ट करने के लिए एनपीवी जो आता है, न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोसिस वायरस आता है, उसका बायोलॉजिकल कंट्रोल इसके अंदर किया जाता है। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा अराइज स्टडीज जो एप्लीकेशन ऐप है उसके ऊपर कृषि पर्यवेक्षक आगामी भर्ती की रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहे वो अराइज स्टडीज एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर पे जाके और अपनी क्लासों से सुचारू रूप से जुड़िएगा। तो यहाँ पर 38 जो क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन के अंदर अपन बात करेंगे तिल के कुल का नाम क्या है। तो जो तिल है, तिल के कुल का नाम क्या है, तिल है, तिल के कुल की बात करेंगे। एक आता है चिनोपोडियसी, एक आता है पेपिलियोनेसी, ग्रेमिनी और पेडालियसी। तो देखो जो तिल होता है सिसेमम इंडिकम होता है, ये एकमात्र ऐसा प्लांट है जो अपने एग्रीकल्चर सिलेबस में पेडालियसी कुल का है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी है 38 में, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। और बहुत बारी आपने देखा होगा एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। 39 के अंदर आते हैं, कपास के बीजों से रुई किस अम्ल के द्वारा हटाई जाती है। तो जो कपास के बीज है, कपास के बीजों से रुई हटाने के लिए मोस्टली सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कपास के बीजों से रुई किस अम्ल के द्वारा हटाई जाती है, दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा हटाई जाती है। यहाँ नेक्स्ट अपन बात करेंगे, एक आता है क्वेश्चन नंबर आपका जो 40 है, बोलवर्म कीड़ा किस फसल पर लगता है। तो देखिएगा जो बोलवर्म होता है, पिंक बोलवर्म की अपन बात करते हैं, बोलवर्म कीड़ा किस फसल पर लगता है। एक होता है आपका धान, एक आता है कपास, एक आता है गेहूं और एक आता है दोस्तों मक्का। तो यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे पिंक बोलवर्म जो कीड़ा है वो कपास की फसल का हानिकारक कीड़ा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से एग्रीकल्चर के बेहतरीन 40 क्वेश्चन को आज अपन डिस्कस किया और मैं कह रहा हूं आने वाली 29 सितंबर के लिए ये जो आज के क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी नए 40 क्वेश्चनों के साथ उतरेंगे। जय राइट, जय किसान, जय राजस्थान।